Question number 10. Mr. X was working in a factory in Delhi. He got rupees 14,000 per month basic pay. तो ये एक प्राइवेट एम्प्लॉय हैं, ठीक, और इनका बेसिक पे फुली टैक्सेबल हो जाएगा. रुपीज 1600 पर मंथ एज डियरनेस अलावेंस, ये भी फुली टैक्सेबल हो जाएगा. 1000 रुपये पर मंथ एज हाउस रेंट अलावेंस. ही रिसाइड्स इन हिज ओन हाउस. तो क्योंकि मिस्टर एक्स खुद के मकान में रह रहे हैं, उन्हें कोई भी रेंट नहीं पे करना पड़ रहा होगा, तो हाउस रेंट अलावेंस फुली टैक्सेबल हो जाएगा. अगर रेंट पे रह रहे होते तो कुछ दूसरा कैलकुलेशन होता है यहाँ पे इसका. ही गॉट रुपीज 4000 एज ए ट्रेवलिंग अलावेंस फॉर द टूर. तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा. हमने सैलरी की एक इंट्रोडक्शन वीडियो में ये एक्रोनिम याद किया था, एक्ट हुड, जिसमें कि एक था ट्रेवलिंग अलावेंस, और ये पार्टली टैक्सेबल अलावेंस था कि जितना यूज स्पेंट हो चुका है उतना एग्जेम्प्ट. तो क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला गया तो हम मानेंगे इनको जो 4000 रुपये मिला था इन्होंने पूरे पैसे को यूज कर लिया है, तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, मतलब टैक्सेबल वैल्यू ट्रेवलिंग अलावेंस का जीरो, तो ट्रेवलिंग अलावेंस एग्जेम्प्ट हो जाएगा. He retired on 1st January 2024 and got rupees 1,60,000 as gratuity. तो देखो भाई, ये रिटायर हुए हैं 1 जनवरी 2024 को. तो ध्यान देना, इनका जो ये सैलरी था ये केवल 9 महीने के लिए टैक्सेबल करोगे. ये डीए और एचआरए, इन तीनों को आप 9 महीने के लिए टैक्सेबल करोगे. क्यों? देखो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, बाकी जनवरी में वो रिटायर हो चुके थे, ठीक. अब जो इनको ग्रेचुइटी मिला है, तो ग्रेचुइटी जो है फुल अमाउंट टैक्सेबल नहीं होता है. ग्रेचुइटी का हम कुछ कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि ग्रेचुइटी कवर्ड वाला है कि नॉट कवर्ड वाला है. यहाँ कुछ नहीं गिवन है तो हम मानेंगे ये नॉट कवर्ड वाला है. बाकी यहाँ एक लाइन आप पढ़ोगे, लिखा है हिज एवरेज सैलरी ड्यूरिंग द 10 months इमीडिएटली प्रिसीडिंग हिज रिटायरमेंट वॉज रुपीज 15,600. तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि हाँ भाई, ये श्योर हो गया कि ये नॉट कवर्ड वाला है. क्यों? क्योंकि जब हमने ग्रेचुइटी वाली वीडियो पढ़ी थी तो उसमें हमने देखा था कि नॉट कवर्ड वाले में जो हम सैलरी लेते हैं वो एवरेज ऑफ लास्ट 10 मंथ लेते हैं, जो कि ऑलरेडी हमको कैलकुलेट करके दिया है, ठीक. तो सबसे पहले आप क्या करना, सैलरी कैलकुलेट करना, ठीक. बेसिक सैलरी एवरेज ऑफ लास्ट 10 मंथ प्लस डीए रिटायरमेंट प्लस डीपी प्लस कमीशन ऑन सेल्स, ये तीनों भी एवरेज लोगे. फिर लिखना लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जेम्प्ट. तो क्योंकि ये नॉट कवर्ड वाला है तो हाफ मल्टीप्लाइड बाय सैलरी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस. नॉट कवर्ड वाले में नॉट राउंड ऑफ, तो ईयर ऑफ सर्विस को आप राउंड ऑफ नहीं करोगे. ये पहली वीडियो जाके देख लो रिटायरमेंट की, आप समझ जाओगे कि ये क्या राउंड ऑफ की बात कर रहा हूँ मैं. फिर एक्चुअल अमाउंट जो ग्रेचुइटी का मिला है वो लिखना, और जो मैक्सिमम लिमिट 20 लाख रुपए है वो लिखना. इन तीनों में से जो भी लीस्ट होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा. तो एक्चुअल ग्रेचुइटी में से इन तीनों में सबसे कम वाला माइनस कर देना, आपका टैक्सेबल ग्रेचुइटी आ जाएगा. आगे बोला है एंड रुपीज 2 लाख एज एक्यूमुलेटेड बैलेंस इन हिज unrecognized provident fund, his own contribution and that of the factory to this fund was equal. देखो भाई, अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का जब भी एक्यूमुलेटेड अमाउंट रिटायरमेंट के समय मिलता है तो आप सीधे हाफ अमाउंट टैक्सेबल कर देना, ठीक. ये हाफ अमाउंट टैक्सेबल क्यों करते हैं? क्योंकि हाफ अमाउंट जो होता है वो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट रहता है, और हाफ अमाउंट एम्प्लॉय का खुद का कंट्रीब्यूशन और उस पर जो इंटरेस्ट मिला रहता है वो रहता है, ठीक. तो एम्प्लॉय का खुद का जो कंट्रीब्यूशन रहता है वो नहीं लेते हैं, केवल जो एम्प्लॉयर वाला रहता है. तो यहाँ देखो आगे बोला भी गया है कि इनका खुद का और इनके एम्प्लॉयर का, दोनों का जो कंट्रीब्यूशन था वो इक्वल था, यानी कि हाफ हाफ. तो सीधे सीधे आप क्या करना, अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का अगर एक्यूमुलेटेड अमाउंट मिलता है, हाफ अमाउंट टैक्सेबल कर देना, ठीक. ही ऑल्सो रिसीव्ड 1,76,000 फॉर 10 months अर्न लीव टू हिज क्रेडिट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट. लीव अक्रूड एट 30 days पर ईयर ऑफ एक्चुअल सर्विस. तो अर्न लीव सैलरी का आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा. ये आ जाएगा आपका प्राइवेट एम्प्लॉय और रिसीव्ड ऑन और आफ्टर डेट ऑफ रिटायरमेंट वाले में. सैलरी निकालना, बेसिक सैलरी एवरेज लेना ऑफ लास्ट 10 मंथ प्रीसीडिंग जस्ट बिफोर द डेट ऑफ रिटायरमेंट, वो ऑलरेडी कैलकुलेट करके आपको दिया हुआ है. फिर डीए रिटायरमेंट लेना, डीपी लेना और कमीशन ऑन सेल्स ले लेना, सबको एवरेज. फिर सैलरी आ जाएगी. फिर लिखना लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जेम्प्ट. फिर ये जो सैलरी आई होगी उसको 10 से मल्टीप्लाई करना और बाहर लिख देना. फिर उसके बाद जो अर्न लीव मंथ्स में होगा, ठीक, मतलब बचा वाला, अवेल वाला नहीं. तो यहाँ बोला गया है इनके पास
10 मंथ अर्न लीव इनके क्रेडिट में, यानी कि 10 मंथ अर्न लीव इनके पास बची हुई है, तो 10 अर्न लीव की जगह हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय ये वाली सैलरी, फिर जो एक्चुअल अमाउंट मिला है वो, और 25 लाख रुपए मैक्सिमम लिमिट। इन चारों में से जो भी लीस्ट होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एक्चुअल रिसीव्ड में से ये माइनस कर देना, टैक्सेबल आ जाएगा। नेक्स्ट बोला है he was allowed to get pension of rupees 4,000 per month, 3/4 of which was commuted for rupees 2,40,000। ठीक, अब ध्यान देना, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें बोला था कि पेंशन है और किसी दूसरे डेट को कम्यूट कराया गया, तो वहाँ कुछ अलग कैलकुलेशन हुआ था। क्योंकि यहाँ सीधे सीधे बोला है कि इन्हें पेंशन मिला और इन्होंने 3/4 कम्यूट करा लिया, तो हम मानेंगे जब 1 जनवरी को इनको पेंशन मिलना स्टार्ट हुई होगी ना, उसी दिन इन्होंने अपना 3/4 पेंशन कम्यूट करा लिया। तो कितना पेंशन इन्होंने कम्यूट नहीं कराया है ये बताओ। 1 माइनस 3/4, ये हो जाएगा 1/4 अमाउंट जो है इन्होंने कम्यूट नहीं कराया है। तो सबसे पहले तो जो कम्यूट नहीं कराया गया, यानी कि जो नॉर्मल मंथली पेंशन है उसको कैसे ट्रीटमेंट करोगे, 4,000 रुपये पर मंथ है, तो 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 कर दिए, इससे जनवरी फरवरी मार्च का आ गया, लेकिन पूरा पेंशन नहीं। क्यों? क्योंकि इन्होंने 3/4 पेंशन कम्यूट करा लिया है। कितना नहीं कराया है कम्यूट, 1/4, तो 4 3 12,000, 12,000 और डिवाइड बाय 4, ये आ जाएगा 3,000 रुपये 3 महीने का अनकम्यूटेड वाला आ गया। ठीक, अब बात करते हैं जो इन्होंने कम्यूट करा लिया है। ठीक, तो कम्यूटेड पेंशन वाला मैं आपको सीधे सॉल्यूशन में करा के दिखाऊंगा। बस इतना जान लो कि कम्यूटेड पेंशन में हम 2 चीज़ लेते हैं। अगर क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ पेंशन गिवन है तो दूसरी तरीके से कैलकुलेशन, अगर क्वेश्चन में पेंशन और ग्रेचुइटी दोनों मिल रखा है तो दूसरे तरीके से कैलकुलेशन होता है। तो ये मैं आपको सॉल्यूशन में करके दिखाऊंगा। He commenced service of the factory on 1st August 1987। इसका यूज़ कब आएगा, जब हम ईयर ऑफ सर्विस निकालेंगे ना, तो क्योंकि यहाँ दे नहीं रखा है इन्होंने कितने साल काम किए, तो हम इसकी मदद से निकालेंगे। ठीक, आगे बोला है his average salary during the 10 months immediately preceding his retirement was rupees 15,600। तो यहाँ जो जैसे कि अर्न लीव वाले में और एक ग्रेचुइटी नॉट कवर्ड में जो सैलरी यूज़ आती है वो ऑलरेडी एवरेज सैलरी कैलकुलेट करके आपको दिया है, तो आप सीधे वहाँ वैल्यू पुट कर सकते हो। ठीक है, टैक्सेबल इनकम निकालना है हमको, असेसमेंट ईयर 24-25। सॉल्यूशन देखते हैं 10 का। सबसे पहले फॉर्मेट बनाओ, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25। फॉर्मेट आप देख लेना, उसके बाद ही स्टार्ट करना। और फर्स्ट वीडियो में मैंने सारे जो रिटायरमेंट के बेसिक्स हैं वो भी क्लियर करा दिया है। ठीक, सबसे पहले बेसिक पे बोला गया है 14,000 रुपीज़ पर मंथ। तो क्या इंटू 12 करोगे? नहीं, केवल इंटू 9 करोगे। क्यों? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 1 जनवरी को रिटायर हो चुके हैं, यानी कि केवल 9 महीने की सैलरी आएगी। तो 14,9 से ये हो जाएगा 1,26,000। ठीक है, बेसिक पे के बाद क्वेश्चन में दे रखा है डेयरनेस अलावेंस, ये भी फुल्ली टैक्सेबल होता है। पर मंथ दिया हुआ है 1,600 और ये भी मल्टीप्लाई करोगे 9 टाइम्स, मतलब 9 मंथ्स के लिए, क्योंकि वो 1 जनवरी को रिटायर हो चुके हैं। 69 का 144, तो ये हो गया 14,400। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है डीए के बाद हाउस रेंट अलावेंस। तो क्योंकि मिस्टर एक्स खुद के मकान में रह रहे हैं तो उन्हें रेंट नहीं पे करना पड़ रहा होगा, इसीलिए हाउस रेंट अलावेंस फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। तो 1000 मल्टीप्लाइड बाय 9, ये हो जाएगा 9,000। ठीक है, अगर ये यहाँ पे रेंट के मकान पे रह रहे होते तो फिर इसका कैलकुलेशन दूसरा होता। ठीक, आगे बोला गया है कि इनको ट्रेवलिंग अलावेंस मिला है टूर के लिए। तो मैंने आपको क्वेश्चन के समय वो दिखाया भी है कॉपी में, जहाँ मैंने समझाया था कि एक्टहुड नाम से मैंने एक अक्रॉनिम याद कराया था सैलरी की एक वीडियो में। ठीक, मतलब ये जो 6 अलावेंस होते हैं ना, ये ऐसे होते हैं कि जितना यूज़ कर लिया गया है, जितना खर्च कर दिया गया है, उतना पोर्शन एग्जेम्प्ट रहता है। तो उसमें से एक ट्रेवलिंग अलावेंस भी है। ठीक, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये नहीं बोला, बस इतना बताया गया है कि ट्रेवलिंग अलावेंस 4,000 रुपये है और आगे कुछ नहीं बोला है कि कितना खर्च किया गया है कितना नहीं। तो हम मानेंगे पूरा का पूरा 4,000 रुपये इन्होंने ट्रेवलिंग अलावेंस वाला खर्च कर दिया है, तो इसीलिए पूरा ट्रेवलिंग अलावेंस फॉर टूर यहाँ पे एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक,
नेक्स्ट वो उन्हें ग्रेचुइटी मिली है, ठीक है। तो ग्रेचुइटी सीधे सीधे टैक्सेबल नहीं होता है, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे आप स्पेस छोड़ दो। क्वेश्चन में ग्रेचुइटी बस बोला गया है, आगे ये नहीं बोला गया है कि कवर्ड अंडर द टर्म्स ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट, तो इसलिए हम मानेंगे नॉट कवर्ड वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सैलरी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अगर कवर्ड लिखा है तो उसका पूरा सिनेरियो ही चेंज हो जाएगा कैलकुलेट होने का, तो इसलिए ध्यान रखना। तो ग्रेचुइटी नॉट कवर्ड, सैलरी हो जाएगा बेसिक सैलरी प्लस, और ये बेसिक सैलरी जो आप लोगे वो लोगे एवरेज ऑफ लास्ट 10 मंथ प्रिसीडिंग जस्ट बिफोर द डेट ऑफ रिटायरमेंट प्लस डीए रिटायरमेंट प्लस डियरनेस पे और प्लस कमीशन ऑन सेल्स, ठीक है। ये सब के सब हम एवरेज ही लेते हैं। तो यहाँ पे जो एवरेज ऑफ लास्ट 10 मंथ है वो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट सेकंड लाइन क्वेश्चन की पढ़ो, लिखा है हिज एवरेज सैलरी ड्यूरिंग द 10 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग हिज रिटायरमेंट वॉज 15,600, ठीक। क्वेश्चन में डीए दे रखा है लेकिन वो रिटायरमेंट पे नहीं है, नहीं लोगे, डीपी नहीं है, कमीशन ऑन सेल्स भी नहीं है, यानी कि सैलरी फॉर ग्रेचुइटी नॉट कवर्ड आ गया 15,600। उसके बाद हम लिखते हैं लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जेम्प्ट। भाई ये आपको याद करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा ये क्वेश्चन, ये सब सॉल्व, बस मुश्किल से 5 इसमें है टॉपिक, को याद कर लो आप एक बार। तो सबसे पहले इसमें लेते हैं हाफ मल्टीप्लाइड बाय सैलरी, बेसिक वाली नहीं ये वाली, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस। तो हमने कैसे याद किया था, क्योंकि ये नॉट कवर्ड वाला है तो ईयर ऑफ सर्विस को राउंड ऑफ नहीं करना है, नॉट राउंड ऑफ, ध्यान रखना। तो अब इस क्वेश्चन में तो ईयर कितने साल इन्होंने सर्विस किया ये तो बताया नहीं गया है, तो आप कैसे निकालोगे। तो देखो भाई, उन्होंने सर्विस स्टार्ट की है अपनी 1 अगस्त 1987 को, ठीक, और रिटायर हुए हैं वो 1 जनवरी 2024 को, ठीक। अब यही चीज़ यहाँ पे भी मंथ और डेट सेम होता तो फिर हम सीधे सीधे क्या करते, ईयर माइनस कर देते, हमको आंसर आ जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यहाँ तो निकालने में काफ़ी डिफिकल्ट होगा ईयर। तो आप क्या करो, जिस दिन वो रिटायर हुए हैं उससे जस्ट पहले ये वाली डेट कब आई होगी, 1 अगस्त 2023 को आई होगी। तो पहले आप क्या करो, 1 अगस्त 1987 से लेकर 1 अगस्त 2023 तक निकाल लो, इससे सीधे सीधे ईयर पहले पता चल जाएगा। तो लिखोगे 2023 माइनस 1987, ये हो गया 36 मंथ्स, सॉरी 36 ईयर। अब ध्यान देना, यहीं पे मत रोक देना अपने आंसर को, ये तो मैंने आपका अभी आधा आया है यहाँ पे। अब 1 अगस्त तक आपको पता, कहने का मतलब 1 अगस्त 1997 से लेकर 1 अगस्त 2023 तक कितने साल हुए आपको पता चल गया ना, 36 साल हुए। अब उसके बाद काउंट कर लो, वो अगस्त पूरा, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और वो 1 जनवरी को रिटायर ही हो चुके हैं, यानी कि 36 साल और 5 महीने। समझ में आया कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एग्जाम में इस बात का ध्यान रखना। देख लो फिर से, क्योंकि यहाँ पे डेट और मंथ डिफरेंट थी, तो हमने देखा कि रिटायर वाले दिन से इससे पहले कौन सा ऐसा दिन आया होगा, मंथ आया होगा कि जिसमें कि ये दोनों सेम होगा, दिन और मंथ। तो हमने क्या किया, हमने 1 अगस्त 1987 से 1 अगस्त 2023 तक सीधे सीधे पहले ईयर निकाल लिया, फिर वहां से अब जितने मंथ बच गए हैं वो हमने हाथ से काउंट कर लिए। तो हमको पता चल गया मिस्टर एक्स ने इस कंपनी में 36 साल 5 महीने काम किए हैं, ठीक। अब आ जाओ आप यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन ने बोला गया ईयर ऑफ सर्विस को आपको राउंड ऑफ नहीं करना है। तो कितने साल वहां लिखा हुआ है, 36 साल 5 महीने, डजेंट मैटर उसके आगे 5 होता, 6 होता, 7 होता, 8, 9, 10, उससे मतलब नहीं, क्योंकि इस क्वेश्चन में राउंड ऑफ नहीं करना था ना। तो जो ईयर था यानी कि 36, बस इसको उठा के, तो ध्यान रखना ग्रेचुइटी नॉट कवर्ड में हमको राउंड ऑफ नहीं करना है, तो हमको मंथ से मतलब नहीं है, सीधे ईयर ले लेना, लेकिन सिर्फ नॉट कवर्ड वाले में ध्यान रखना। बार बार इसको रिपीट कर रहा हूं क्योंकि कई लोग कंफ्यूजन में हो जाते हैं कवर्ड और नॉट कवर्ड वाले में। तो यहां पे बस आप वैल्यू पुट कर दो। अब तो ये हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाइड बाय सैलरी, सैलरी ये वाली 15,600
और कितने साल इन्होंने काम किए, 36। मंथ से हमको मतलब नहीं है, हम उसको बस जितने ईयर है उस पर छोड़ दें, क्योंकि ये नॉट कवर्ड वाला है तो राउंड ऑफ नहीं करना है। तो देखो भाई, 10/2 ये हो गया 18 इंटू 15,600, ये आ गया 2,80,800। ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट में हम लेते हैं एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। तो कितना अमाउंट इन्हें रिसीव हुआ है ग्रेचुइटी के तौर पे, 1,60,000 रुपये। तीसरे में हम लेते हैं मैक्सिमम लिमिट, जो कि होता है 20 लाख रुपए। अब आप खुद देखो इन तीनों में से लीस्ट कौन सा है, ये वाला, तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो आप लिखोगे टैक्सेबल ग्रेचुइटी इज इक्वल टू एक्चुअल माइनस लीस्ट या एग्जेम्प्ट। तो एक्चुअल में मिला था 1,60,000 और इन तीनों में से लीस्ट भी 1,60,000 है, तो पूरा का पूरा ग्रेचुइटी इनका निल हो जाएगा। समझ गए आप? तो यहाँ लिखो ग्रेचुइटी, लेकिन आपको कैलकुलेट करके तो वैसे दिखाना ही पड़ेगा, यहाँ लिख दो निल। ठीक। अब ग्रेचुइटी के बाद बोला गया था कि इन्हें एक्यूमुलेटेड अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का अमाउंट मिला है। तो जब भी अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का एक्यूमुलेटेड अमाउंट रिटायरमेंट के समय मिले तो हाफ अमाउंट टैक्सेबल कर देना। 2 लाख रुपए मिला है, उसका आधा टैक्सेबल कर दो। ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है यहाँ पे अर्नड लीव सैलरी, तो ये भी पूरा टैक्सेबल नहीं होता है, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो अब आप यहाँ पे हेडिंग डालोगे अर्नड लीव सैलरी। सबसे पहले आप सैलरी कैलकुलेट करोगे, इसका फॉर्मूला होता है बेसिक सैलरी, एवरेज लेते हैं ऑफ लास्ट 10 मंथ प्रीसीडिंग जस्ट बिफोर द डेट ऑफ रिटायरमेंट, फिर डीए लेते हैं ऑन रिटायरमेंट, फिर डीपी लेते हैं और कमीशन ऑन सेल्स लेते हैं। ठीक है। तो बेसिक सैलरी ये ऑलरेडी कैलकुलेट होके दिया है, लास्ट 10 मंथ का एवरेज 15,600। डीए क्वेश्चन में है लेकिन रिटायरमेंट पे नहीं है, डीपी भी नहीं है, कमीशन ऑन सेल्स भी नहीं है, तो सैलरी हो गया 15,600। ठीक। अब आप लिखोगे लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जेम्प्ट। सबसे पहले हम लेते हैं 10 मल्टीप्लाइड बाय सैलरी, ये आपको याद करना पड़ेगा, ये सब फर्स्ट वीडियो मैंने कवर किया है। तो 10 इंटू मतलब इस प्ले लिस्ट की रिटायरमेंट वाली 10 इंटू 15,600, ये हो जाएगा 1,56,000। सेकंड में है सेकंड में होता है अर्नड लीव इन मंथ्स। ठीक। लेफ्ट मल्टीप्लाइड बाय सैलरी। समझना बात को, कई जगह क्वेश्चन में अर्न लीव अवेल दे रखा होता है तो वहां पे आपको लेफ्ट निकालना पड़ेगा। यहां बोला गया 10 मंथ्स अर्न लीव टू इस क्रेडिट, यानी कि 10 महीने की लीव इनके पास बची हुई है, तो 10 इंटू ये वाली सैलरी 1,56,000। थर्ड पॉइंट में हम लेते हैं एक्चुअल अमाउंट ऑफ इनकैशमेंट रिसीव्ड। तो ये मिला है इनको, आप देख लो 1,76,000। लास्ट में हम लेते हैं मैक्सिमम लिमिट। मैक्सिमम लिमिट कितनी है इसमें, इसी में चेंज आया है बस इस साल, ये इस साल हो गया है 25 लाख रुपए। एक बार श्योर कर लेता हूं मैं फिर, हालांकि हाँ यही चेंज हुआ था, हाँ 25 लाख रुपए। ठीक। आप खुद देखो इन चारों में से आपको सबसे कम कौन सा लग रहा है, ये 1,56,000। ये दोनों ही सेम है तो इन दोनों में से किसी को भी आप कह दो कि ये भाई एग्जेम्प्ट हो गया आपका 1,56,000। तो यहाँ लिखोगे टैक्सेबल अर्न लीव इज इक्वल टू एक्चुअल माइनस लीस्ट। एक्चुअल में रिसीव हुआ था 1,76,000, इन चारों में से लीस्ट है 1,56,000, माइनस कर दो, यह आ गया 20,000 रुपए। इसको पुट कर दो यहाँ पे फॉर्मेट में।
नेक्स्ट दे रखा है इसके बाद पेंशन। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि इन्हें मंथली पेंशन मिल रहा था 4,000 पर मंथ और 3/4 ऑफ पेंशन इन्होंने कम्यूट करा लिया है। तो कुछ नहीं बोला है तो हम मानेंगे जिस दिन रिटायर हुए हैं उसी दिन इन्होंने अपना पेंशन कम्यूट करा लिया है। ठीक, तो आप यहाँ पे इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो अभी कम्यूटेड वाले को भूल जाओ, पहले अनकम्यूटेड को हम जरा निकाल लें। ये अनकम्यूटेड पेंशन है, ठीक है। तो पर मंथ मिल रहा था 4,000 रुपए, ठीक। 4,000 मल्टीप्लाई बाय 3, ये तो 3 महीने की पेंशन हो गई। क्या इसको आप सीधे बाहर लिख दोगे? नहीं, क्वेश्चन में बोला गया है कि 3/4 ऑफ पेंशन मिस्टर एक्स ने कम्यूट करा लिया है, ठीक। तो आप इसको देखो यहाँ पे 1 माइनस 3/4 ये हो गया, यानी कि 1/4 पेंशन इन्होंने कम्यूट नहीं कराया है। तो ये जो 3 महीने की पेंशन थी इसका 1/4 केवल नहीं कम्यूट कराया, बाकी तो इन्होंने कम्यूट करा लिया है। तो 4 3 12,000, 12,000 डिवाइड बाय 4 3,000, इसको बाहर लिख दो, ठीक। अब आ जाओ कम्यूटेड पेंशन पे, तो उसको हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप यहाँ हेडिंग डालोगे कम्यूटेड पेंशन और ब्रैकेट में यहाँ लिख दोगे पेंशन प्लस ग्रेजुइटी। ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ पेंशन मिल रहा है तो उसका अलग तरीके से कम्यूटेड पेंशन कैलकुलेट होगा। अगर क्वेश्चन में पेंशन और ग्रेजुइटी दोनों मिल रहा है तो उसका अलग तरीके से कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पेंशन भी मिला है और ऊपर हमने चेक किया तो ग्रेजुइटी भी मिला है। तो सबसे पहले आप एक काम करो, चाहे वो कोई भी कंडीशन हो, उसमें आप निकालना कम्यूटेड वैल्यू ऑफ फुल पेंशन। ये सब मैंने फर्स्ट वीडियो में सिखा रखा है। तो फुल पेंशन क्यों निकालते हैं अभी आगे समझ में आ जाएगा। तो पहले ही देखो इन्हें कम्यूट होके कितना पेंशन मिला है ये बताओ। इन्हें कम्यूट होके मिला है 2,40,000 रुपए। कितना पोर्शन कम्यूटेड है? 3/4। भाई यहाँ बोला है ना कम्यूटेड पोर्शन है 3/4, ठीक। तो जितना भी कम्यूट कराया गया होता है उसके रेसिप्रोकल से इसको मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि इसको उल्टा कर दो 4/3। समझ में आया? तो हो जाएगा 3 8 24, क्या 3,80,000 इंटू 4 3,20,000। तो ये आ गई कम्यूटेड वैल्यू ऑफ फुल पेंशन। तो अब एग्जेम्प्ट पोर्शन कैसे आता है? अगर यही चीज इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ पेंशन होता तो इसका हाफ अमाउंट एग्जेम्प्ट होता, लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन में पेंशन और ग्रेजुइटी दोनों मिला है तो इसका 1/3 एग्जेम्प्ट हो जाएगा। रूल ऐसा कहता है। तो यहां लिखो कम्यूटेड वैल्यू ऑफ फुल पेंशन का 1/3 एग्जेम्प्ट होगा। तो 3,20,000 रुपए फुल पेंशन है, उसका 1/3 वो कर लो, ये आ जाएगा आपका 3,20,000 का 1/3, ये हो जाएगा आपका 1,06,666 और पॉइंट के बाद 6 6 6 ये सब जाता रह रहा है। तो भाई क्योंकि पॉइंट के बाद 6 जा रहा है तो इसी वजह से आप इस लास्ट वाले को राउंड ऑफ कर दो। यहाँ लिख दो 1,06,667। समझ में आया? तो ये एग्जेम्प्टेड अमाउंट आ गया। अब उसके बाद आप टैक्सेबल अमाउंट निकाल लो। यहाँ पे टैक्सेबल कैसे आता है? टैक्सेबल आता है एक्चुअल कम्यूटेड पेंशन माइनस एग्जेम्प्टेड। तो सच में कितना इनको कम्यूटेड वाला मिला था? ये वाला मत करने लगना, ये तो कम्यूटेड वैल्यू ऑफ फुल पेंशन है। इन्हें मिला कितना था कम्यूट होके? 2,40,000 रुपए बोला है ना, विच वॉज कम्यूटेड फॉर रुपीज 2,40,000। तो यहाँ लिखो 2,40,000, उसमें से 1,06,667 को आप माइनस कर दो। यहाँ जगह नहीं बचा इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ, आप इसको क्लियरली दिखाना एग्जाम में।
ये हो गया 1,33,333 रुपीज़। ठीक है, ये हो गया टैक्सेबल। इसको यहाँ पे पुट कर दो आप। सॉरी, मैं यहाँ नीचे लिख के दिखा दे रहा हूँ। ये है 1,33,333। ठीक है, और कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, इन सबको ऐड कर दो अब आप। 1,26,000 प्लस 14,400 प्लस 9,000 प्लस 1,00,000 प्लस 20,000 प्लस 3,000 प्लस 1,33,333। ये हो गया 405,733, यानी कि 4,05,733। ये हो गया ग्रॉस सैलरी। इसमें से हम लेस करते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। सबसे पहले हम लेस करते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि अभी फ़िलहाल तो 50,000 रुपये फिक्स है। इसको लेस कर दो ग्रॉस सैलरी में से। ये हो गया 355,733, यानी कि 3,55,733, 3,55,733 टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी।